यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? सब कुछ कुशल मंगल। मैं भी चांसेस कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज वो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सीएमए साहब लोग, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट की क्लास नंबर 1 जो है हमारा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है। बट हाँ, टॉपिक हम लोग कौन सा कवर करने वाले हैं? टॉपिक है सीएमए साहब लोग, पेपर नंबर आपका 8 है, पेपर नंबर 8। और पेपर नंबर 8 नो, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग की टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करते हैं कि सर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सिलेबस, कितने पॉइंट को हमें कवर करना पड़ेगा। क्या ये हमारा सब्जेक्ट है जो कॉस्ट अकाउंटिंग इज सिंपल सब्जेक्ट और वेरी टिपिकल सब्जेक्ट? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फॉर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए के लिए ना, दैट इज द कोर सब्जेक्ट। ये कोर सब्जेक्ट होता है और कोर सब्जेक्ट का मतलब जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो मान के चलना दैट विल बी द कोर एंड कोर बेसिस पे रहेंगे। मतलब इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, बेसिकली वो कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट से रिलेटेड, टोटली जो कॉस्ट से रिलेटेड है और कोर टॉपिक्स हैं, वो आपके यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका पेपर नंबर जो 8 है ना, ये पेपर नंबर 8 आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स का, ये जो 100 मार्क्स का है टोटल पेपर ना, 100 मार्क्स का है। और मजे की बात थी कि ये जो पेपर है ना टोटली 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें कोई भी और सब्जेक्ट एलिमेंट नहीं आएगा। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके ना जो बुक्स है ना, बुक्स 4 मॉड्यूल में, आपकी जो बुक्स है ना, बुक्स को 6 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया। 6 मॉड्यूल में, 6 मॉड्यूल का मतलब 6 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 6 पार्ट से आपको पूछे जाएंगे। ये जो मॉड्यूल है हमारा 6 पार्ट का, तो सबसे पहला जो मॉड्यूल आपको दिया गया है ना, मॉड्यूल, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा, पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड मॉड्यूल जो है ना, सेकेंड मॉड्यूल इसी बुक में, एक सिंगल बुक है और इस बुक में जो सेकेंड मॉड्यूल है वो आपका रहेगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से रहेगा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से रहेगा। थर्ड मॉड्यूल जो है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो थर्ड मॉड्यूल है ना, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड फोर्थ मॉड्यूल जो है ना, वो है कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग। फोर्थ मॉड्यूल कॉस्ट बुक कीपिंग है। और मॉड्यूल नंबर 5 जो है वो आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग के नाम से है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के नाम से है। इसके बाद ना एक लास्ट जो छठा मॉड्यूल है वो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स नाम से है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये हमारे पास मॉड्यूल है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल आपकी बुक में है ना, बुक में जो दिया गया है, ये जो मॉड्यूल है ना बुक में, ये मॉड्यूल में भी ना सेक्शन वाइज आपको करके दिया है। सेक्शन वाइज जो दिया है ये आपका सेक्शन ए में आता है, दिस विल बी द सेक्शन ए एंड दिस विल बी द सेक्शन ए। और ये जो है ना वो सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी के नाम से है। और ये जो है ना ये सेक्शन सी के नाम से है, सेक्शन सी के नाम से है। तो एक चीज बता दूं आपको, जब 100% जो पेपर दिया गया ना, सेक्शन ए से जो कवरेज है वो 40% का है, सेक्शन बी से जो कवरेज है वो आपका 30% है और सेक्शन सी से जो कवरेज है 30% है। तो इसका मतलब सर, अगर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर कर लेना, सेक्शन बी सेक्शन सी अगर हम कवर कर लेना तो 60% हमारे यहाँ पे कवर हो जाता है। लेकिन जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो दिया गया है ना, इनमें आपका 15% ये है, ये जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपका 10% का रहेगा और ये जो है ना कॉस्ट बुक कीपिंग ये भी 10% का है। तो इसका मतलब टोटल 40% में से आपके 35% तो यहाँ पे मिल जाएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट बुक कीपिंग से, और कॉस्ट बुक कीपिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिल जाएगा। और जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ से 5% का मार्क्स आएगा, 5%।
5% का मतलब 5 नंबर का आपके एग्जाम में यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सबसे पहले हम लोग तो बेसिक कवर करेंगे, और जैसे ही बेसिक कवर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे कवर अप करने जाएंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कौन कौन से हमारे पास ना प्रैक्टिकल है और कौन सा हमारा प्योर थ्योरेटिकल है, उसको भी कवर करना है। अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ ना सीएमए साहब लोग, ये पेपर आपका ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये प्योर आपका क्या रहेगा, थियरी रहेगा, प्योर थियरी रहेगा। अब बाकी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर बात करें तो आपका थियरी प्लस क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। और अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा पता है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। और अगर कॉस्ट बुक कीपिंग की बात करें तो ये भी थियरी प्लस क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। अगर मेथड ऑफ कॉस्टिंग की बात करें ना तो प्योर आपका क्या रहेगा पता है, प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल रहेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक की बात करें तो ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये जो हमारे है ना, ये पेपर नंबर 8 है 100 मार्क्स का। इसी के साथ ना एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आपके ग्रुप 2 में जब आएगा ना, वहां पे भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है, वहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है, वहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है। और साथ में पेपर है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वहां पे भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ सीएमए साहब लोग, ये थे हमारे दैट इज द पैटर्न ऑफ पेपर्स, जो पेपर पैटर्न्स है और इनके क्या क्या वेटेज है एग्जाम में और कितने परसेंटेज की वेटेज है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ए का जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये कॉस्ट है क्या, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक चीजें को कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी कॉस्ट की थ्योरी की बात होगी, थियरी की बात होगी, थियरी में आपको क्या करूंगा, थियरी जो मैं कराऊंगा वो हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा। एंड दिस नोट सफिशियंट रहेगा, सफिशियंट फॉर योर एग्जाम, सफिशियंट रहेगा फॉर योर एग्जाम। साथ में इसका ना इसी हैंड रिटन का मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन पीडीएफ भेजने से पहले ए टू जेड एवरीथिंग, ए टू जेड एवरीथिंग मैं क्या करूंगा, लिख के आपको कराने वाला हूँ, लिख के कराने वाला हूं। हैंड रिटन नोट रहेंगे। साथ में आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस बैंक हो गए हमारे, क्वेश्चंस बैंक, जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चंस बैंक है ना, वो स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रहेंगे, स्टडी मटेरियल्स जो आपको बुक प्रोवाइड किया गया है बाय द आईसीएमआई। उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में हैं। और साथ में इस क्वेश्चन बैंक में ना, साथ में पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि हम लोग क्या करेंगे ना, एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग द क्लासेस वो आपके क्वेश्चन कंटिन्यू कराते भी रहेंगे और पेपर भी आपको दिखाते रहेंगे, पेपर भी पैटर्न आपको दिखाते रहेंगे, ताकि एक ये आइडिया लग जाएगा कि व्हेनेवर वी गिव द एग्जाम, जब भी हम एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारा पहले से माइंडसेट हो कि सर ये क्वेश्चंस इस पैटर्न इस मेथड में आने वाले हैं। यहां तक ये चीजें हैं। और तीसरा आपको बता दूं, इनके अलावा आपके कुछ टेस्ट हैं जो कि कंटिन्यू होते रहेंगे, ऐसे क्लास में भी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा और साथ में आपके ना हमारे वाईकेटीसी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आजो सीएमए साहब, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन का है। तो सबसे पहले आते हैं कि सर ये बता दो ना मेरे को, सर ये बता दो मेरे को कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग अभी तक हम लोग ने एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया था, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। एक और भी अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ना अकाउंटिंग की ब्रांचेस है, ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और एक कौन सा होता है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये तीनों ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग का। बट वहां पे जाने से पहले आज व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट है क्या हमारा, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट है क्या, कॉस्ट है क्या हमारा, व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट है क्या। और सर ये कॉस्ट हमें क्यों यहाँ पे सीखना है,
क्या कॉस्ट सीखने के बाद क्या मुझे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और ये टॉपिक मेरा जो सब्जेक्ट रखी गई है हमारे बुक हमारे कोर्स में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारे के सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले बताना व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की मीनिंग क्या है, कॉस्ट क्या होता है, बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो आजो लिखेंगे पहले, सीएमए साहब लोग आजो फटाफट लिखेंगे सब लोग। कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट मीन्स total expenses of any product, any product or services or articles or things. कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और आर्टिकल, मतलब कॉस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस्ट मीन्स हमारा किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विसेज की जो टोटल एक्सपेंसेस होती है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की जो टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस है, दैट विल बी द कॉस्ट। वो टोटल एक्सपेंसेस ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट बोला जाएगा। जो एक्सपेंसेस है ना, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस किसी भी आर्टिकल्स किसी भी थिंग्स की जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो टोटल एक्सपेंडिचर को ही हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। और सीएमए साहब एक नोट भी लिखना है, एक नोट लिखना है, एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक्सपेंसेस इंक्लूड, इंक्लूड मॉनेटरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, monetary or non-monetary, non-monetary that will be the depreciation, डेप्रिसिएशन। अगर हम कॉस्ट की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की जितनी भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, जितनी भी एक्सपेंसेस है इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की फॉर्म में जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्ट के नाम से। जैसे कि अगर नॉन मॉनेटरी की बात करें, तो नॉन मॉनेटरी में हमारा क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन। नॉन मॉनेटरी में क्या आ जाता है, हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नॉन मॉनेटरी में क्या आ जाएगा, मतलब नॉन मॉनेटरी में हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले फोकस करना है आपको सारी की सारी चीजें कॉस्ट पे, कॉस्ट पे आप टोटल फोकस करना है कि कॉस्ट का मतलब क्या है। धीरे धीरे सारी चीजें सब कुछ कवर अप करेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट मींस टोटल एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है ना बच्चा, इस प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने में जितने भी हमारी एक्सपेंसेस लगने वाली है, वही हमारी क्या बनती है, दैट विल बी द कॉस्ट बन जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस है इन्वॉल्व है प्रोडक्ट का, वही हमारे लिए क्या बनेगा, कॉस्ट बन जाएगा। और उसी को हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। अब यहाँ पे आता है मुद्दा कि सर एक एग्जाम्पल करा दो आप। हमने कहा एग्जाम्पल लिखो, लिखेंगे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड। कोई प्रोडक्ट जेड है, उसकी कॉस्ट बताना है। प्रोडक्ट जेड है, उसकी कॉस्ट बताना है। और प्रोडक्ट जेड जो है ना, इसकी कॉस्ट बताना है। कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। हमने लिखा परचेस प्राइस, परचेस प्राइस 10,000 रुपए, परचेस प्राइस है 10,000 रुपीज, परचेस प्राइस 10,000। एंड लेबर कॉस्ट है ₹5,000 एंड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है ₹5,000। अब मेरे को बताना व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड। प्रोडक्ट जेड की परचेज प्राइस है 10,000 रुपए और इसकी लेबर कॉस्ट है 5,000 रुपए और इसकी डेप्रिसिएशन है, कुछ डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपए। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, दैट विल बी द एक्सपेंसेस ऑफ द जेड। जेड की एक्सपेंसेस है और इन्हीं एक्सपेंसेस को अगर हम एग्रीगेट कर दे, सम ऑफ कर दे, सम ऑफ कर देना, तो ये जो टोटल आएगा बन के ना, वो टोटल ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ जेड बन जाएगा। तो बताना अगर हम कॉस्ट निकालना चाहेंगे बच्चा, तो बताना सॉल्यूशंस computation of
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेट, प्रोडक्ट जेट, कंपुटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेट। अब यहां पे कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्सपेंसेस है ना वो बन जाएगा कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्सपेंसेस है ना वही हमारे लिए क्या बनेगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो सर अगर हम परचेस प्राइस करें तो यस, परचेस प्राइस इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट, परचेस प्राइस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। इसके बाद आता है यहाँ पे लेबर कॉस्ट, एंड द लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 5,000। यहाँ पे एक नॉन मॉनेटरी हमारे पास कॉस्ट आ जाती है, कौन सी है, नॉन कैश आ जाती है, डेप्रिसिएशन 5,000। और इनका जब हमने सम अप किया, इनका टोटल किया ना, वो टोटल आ गया 20,000 रुपए। और यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेट। अब अगर हम जेड प्रोडक्ट की कॉस्ट बताए ना तो वो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे आता है बच्चा, ध्यान से सुनना सर, ये जो आपने कराया ना कॉस्ट, कॉस्ट मींस तो समझ में आ रहा है कि सर कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की टोटल एक्सपेंसेस को हम किस नाम से बोलेंगे, कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। और ये एक्सपेंसेस हमारा मॉनेटरी भी हो सकता है और ये एक्सपेंसेस हमारा नॉन मॉनेटरी भी होगा। अब बताना सर ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम कॉस्ट करने जा रहे हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ने जाएंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यस, तो यहाँ पे आ जाओ बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाओ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। इस कॉस्ट अकाउंटिंग का ना ऑब्जेक्टिव भी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा पता है, ऑब्जेक्टिव है टू ascertain total cost of product, to ascertain total cost of product। एंड ना जैसे ही कॉस्ट आ जाता है, जैसे ही कॉस्ट आएगा ना, उस कॉस्ट के बेसिस पे हम किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को भी फाइंड आउट करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब से टू ascertain सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, हमने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और सी पॉइंट जो होता है ना, जब सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट भी है तो टू असर्टेन प्रॉफिट, टू असर्टेन प्रॉफिट, टू असर्टेन प्रॉफिट। ये तीन चीजें हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, and after ascertaining the total cost of product, then you have to ascertain the selling price of the product, and then सेलिंग प्राइस अगर आ गया है, कॉस्ट अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। लेकिन इन तीन के अलावा ना दो और ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा लोग, टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट, एंड ई पॉइंट होता है टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट। इसको बोलते हैं कंट्रोल कॉस्ट या कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, एंड इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शंस, रिडक्शंस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले ना हम इस ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव, जैसे ये ऑब्जेक्टिव मेरा आ जाएगा ना तो अल्टीमेटली हमें ये भी फाइंड आउट करना आ जाएगा। और जब ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना आ जाएगा ना सीएमए साहब, तो हमें ये तीसरी चीजें भी फाइंड आउट करना आ जाएगा। देन उसके बाद जब कंट्रोल की बात आती है ना, कंट्रोल की बात आती है, जब कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है ना, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई होता है बच्चा, यहाँ पे अप्लाई होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अप्लाई होना शुरू हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना शुरू हो जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें करेंगे डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है। जहां पे डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉस्ट हो जाएगा ना, रिलेटेड टू कॉस्ट,
वहां पे हम अप्लाई करना शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट बिफोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यू हैव टू स्टडी दी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक मेरे को कॉस्ट के बारे में ही नहीं पता रहेगा तब तक हम किसी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन कैसे ले पाएंगे। और वेन एवर जब भी कोई डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट लेना शुरू हो जाएगा ना, वो हमारा बनना शुरू हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ पोर्शंस जो कि बेसिक लेवल पे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो सर हमारे अगर कॉस्ट की बात करें तो सर कॉस्ट इतनी आसान है कि सर केवल और केवल कॉस्ट का मतलब आपने बताया टू असर्टेन द कॉस्ट, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि ये सारी चीजें जब होती है ना बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट या बिफोर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज होती है। मतलब अगर हम किसी कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, प्रोडक्शन करने से पहले, सर्विस प्रोवाइड करने से पहले हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। सर्विस प्रोवाइड करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट उस सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर अगर हम एक लाइन में इन समरी इन शॉर्ट अगर बात करना चाहे बच्चा, इन शॉर्ट अगर बात करना चाहे तो इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू ascertain total cost of product or service, product or service before providing, to ascertain total cost of product or service before providing services or producing product। ये पॉइंट ध्यान रखना है। मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट बट बिफोर प्रोडक्शंस, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स और बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले अगर हम उसकी कॉस्ट को असर्टेन करने जा रहे हैं, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या है, दैट इज नथिंग दैट विल बी द टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विसेज बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, मतलब किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले जो भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे वही हमारा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। आफ्टर प्रोडक्शन नहीं, आफ्टर प्रोडक्शन नहीं, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द क्या, प्रोडक्ट, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले अगर हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। या किसी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी प्रॉफिट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर और नॉट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को फाइंड आउट करने से पहले कॉस्ट पे कंट्रोल करने जा रहे हैं, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस करना बिफोर इंक्रीजिंग द एक्चुअल कॉस्ट, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब मेरे को जवाब देना बच्चा, जवाब देना। अब यहाँ पे देखो वर्क हमारा जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। अब मेरे को ये बताना, सुनो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक मेरे पास बंदा आता है, बंदा ईजे, एक बंदा आता है कहता है कि सर मेरे को ना आपकी क्लासेस लेनी है। हमने कहा मिल जाएगा, हमने कहा मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन होता है सर क्लास की कितनी प्राइस होगी, इस क्लास की कितनी प्राइस होगी। अब बताना, अब क्लास की प्राइस कितनी होगी जबकि क्लासेस हमने लिया ही नहीं है, सर्विस प्रोवाइड किया ही नहीं है, फिर भी मुझे इस क्लास की कॉस्ट बतानी है, इस सब्जेक्ट की कॉस्ट बतानी है। तो बताना, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम कहेंगे कि ईजे बच्चा रुक जाओ और कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बताएंगे। देखो ईजे, हमने कहा ईजे अगर आपको क्लास चाहिए ना तो क्लास में मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, मटेरियल 5000 का। और पता है लेबर टीचर इसको पढ़ाएंगे और वो कितनी होगी 10,000 का।
कुछ अदर एक्सपेंसेस भी मेरे लग सकते हैं और वो कितना है 5,000। तो टोटल हमने कहा देखो 20,000 और प्लस पापी पेट का सवाल है प्रॉफिट हम 2,000 लेंगे और कॉस्ट जो क्लासेस की प्राइस आ जाएगी कितनी आ जाएगी 22,000 रुपए। अब बताना मेरे को ध्यान से बताना है कि ये क्लास हमने प्रोवाइड किया कि नहीं किया, नहीं किया। लेकिन उससे पहले हमने कहा कि क्लास की जो कॉस्ट आएगी वो 22,000 है। लेकिन 22,000 को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले किसको फाइंड आउट किया 20,000 को। अब ये 20,000 को सर कैसे आपने फाइंड आउट किया, ये जो फाइंड आउट किया हमने अप्लाई किया यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने क्या अप्लाई किया है सीएमए साहब लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो हमने 20,000 कॉस्ट फाइंड आउट किया है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको असर्टेन करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग कवर करने जा रहे हैं ना, उस कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें केवल एक ही चीज को फाइंड आउट करना है, टू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट उस सर्विस की जो कॉस्ट आने वाली है उस कॉस्ट को फाइंड आउट करना ही हमारा क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं जैसे ही हमारी प्रॉफिट आएगी, जैसे ही हमारी कॉस्ट आ जाएगी ना, उसमें हम कुछ परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर बताना बच्चा, यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर, यहां तक मेरे को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। सर ऑब्जेक्टिव जो है हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेस करने जाते हो, परचेस करने जा रहे हो तो वो ऑलरेडी उसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन करके बैठा है। तो इसका मतलब कॉस्ट भी उसने किया है और प्रॉफिट भी ऐड कर चुका है। तो मतलब जैसे ही कोई प्रोडक्ट को हम परचेस करने जा रहे हैं, जितना हम पे करने जा रहे हैं, सामने वाला ने उसके लिए क्या फाइंड आउट करके रखा हुआ है कॉस्टिंग फाइंड आउट करके रखा हुआ है। अब बताओ कॉस्टिंग सर कहां कहां पे है? ईच एंड एवरी प्लेसेस हमारी कॉस्टिंग है, ईच एंड एवरी प्लेसेस। घर से लेके आप ऑफिस पे जाएंगे कॉस्ट अप्लाई हो जाते हैं, कहीं पे भी आप चाहिए कॉस्ट की एप्लीकेशन आ जाती है। अब यहां पे आता है बच्चा सुनो, अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब यहां पे मुद्दा आता है कि सर सुनो, सर सर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसका ऑब्जेक्टिव तो मेरे को पता चल गया कि टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। बस ये पॉइंट रखना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले अगर हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहले से ही असर्टेन करने जा रहे हैं, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरे को बताना, अगर मान के चलो बच्चा लोग हम किसी भी प्योर घी को बनाने जाएंगे, प्योर घी, प्योर घी को अगर हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, प्योर घी का मतलब होता है देसी घी को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो बताना देसी घी की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए इसको प्रोड्यूस करने से पहले फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमने कहा देसी घी बनाना है तो सर मेरे को मिल्क चाहिए, और मिल्क सपोज करो हमने ले लिया 1,00,000 रुपए की मिल्क आएगी। फिर इस मिल्क को हम क्या करेंगे सर प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने में हमारे पास 50,000 रुपए लगने वाली है, लगी नहीं है, लग सकती है। 1,00,000 रुपए का अगर हम मिल्क लाएंगे और 50,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस पे करेंगे, तो बताना अब 1,50,000 रुपए जो है ना, ये कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्योर घी, कॉस्ट ऑफ प्योर घी हो जाएगी। अब ये 1,50 हमारी क्या होगी कॉस्ट ऑफ प्योर घी हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर? अब मेरे को बताना, अगर हम कॉस्ट ही रिड्यूस करना शुरू कर दे, कॉस्ट को रिड्यूस कर दे, कॉस्ट को कम कर दे, तो बताना जब ये कॉस्ट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा ना, कॉस्ट कैसे कम करेंगे वो भी हमें कौन बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, ये सारी की सारी हमें कौन बताएगा, सारा का सारा टॉपिक हमें बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे एक होता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग और एक होता है
टेक्निक ऑफ द कॉस्टिंग। जो टेक्निक है ना वो रिडक्शन का भी बताएगा, कंट्रोल के लिए भी बताएगा आपको। इसके अलावा जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ना, मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमारा कि सर किस तरीके से किस इंडस्ट्री में हम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, वो हमें बताएगा। दैट विल बी द मेथड ऑफ कॉस्टिंग बताएगा। वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, आगे करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग ने किया था सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्या होते हैं हमारे। देन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, टू असर्टेन द प्रॉफिट, टू असर्टेन द सेलिंग प्राइस बिफोर प्रोडक्शन और बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है बच्चा लोग थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड पॉइंट, दैट विल बी द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग that will be the costing, that will be the costing। costing क्या है हमारा, costing क्या है, costing क्या है, it is a technique, it is a technique to ascertain total cost, total cost of product oblique services। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इस पॉइंट को नोट करना है, फिर ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, कॉस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब जब हम चैप्टर में जाएंगे ना, हर जगह कॉस्टिंग मिलेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर मिलेगा सर्विस कॉस्टिंग, फिर मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, मिलेगा हमारे इसी तरह के कई आपके चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन आते भी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने भी है, वो भी सारे के सारे हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चे, यहाँ पे जो आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है हमारा कॉस्टिंग। What is the meaning of costing? It is a technique to ascertain total cost of product or services। मतलब कि कॉस्टिंग कुछ है नहीं हमारा, कॉस्टिंग इज नथिंग, इट इज ए टेक्निक। ये एक टेक्निक है, एक टेक्निक है, ये एक तरह से टूल्स है जो आपको बताएगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी द टेक्निक, दैट विल बी द टेक्निक। टेक्निक ही जो हमारा है, टेक्निक ही जो हमारी है, वही क्या बन जाता है, कॉस्टिंग। मतलब टेक्निक टू असर्टेन द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, उस टूल्स टेक्निक्स को हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, कॉस्टिंग है, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, टेक्निक्स हैं, कई आपके टेक्निक्स है, वो सारी चीजें करेंगे। बताना यहाँ पे आता है सबसे पहले कॉस्टिंग। सर कॉस्टिंग क्या है, इट इज ए टेक्निक टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा, सेम ऐसा कॉस्टिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं आपको जो यहाँ पे टेक्निक है ना, टेक्निक कौन कौन से टेक्निक है यहाँ पे नोट करना है। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग। दूसरा आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, और सीएमए साहब लोग तीसरा आ जाता है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फोर्थ आता है बच्चा लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और पांचवा आएगा बच्चा लोग पता है मार्जिनल कॉस्टिंग, और छठा आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और मजे की बात सातवां आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये जो है ना, दिस इज नथिंग, इट इज ए टेक्निक। सर ये कैसा टेक्निक है, सर ये कैसा टेक्निक है, दिस इज टेक्निक, दिस इज टेक्निक टू ascertain total cost of product before productions,
बिफोर प्रोडक्शन। ये हमारे 7 टेक्निक्स हैं, टोटल 7 टेक्निक्स है और 7 टेक्निक की मदद से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। इस 7 टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे और यही 7 टेक्निक है जो आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर पाए, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को फाइंड आउट कर सके। तो यहां पे बताना, सबसे पहले मीनिंग आपको हमने कराया कि सर कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है टू एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। लेकिन हाँ, अगर हम उस कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो फाइंड आउट करना हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना हमारा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट को कंट्रोल करना है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है और कॉस्ट रिड्यूस करना हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे आता है कि सर किसी भी प्रोडक्ट को हम अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक तरीका अप्लाई करना पड़ता है। वो तरीके को ही हम किस नाम से बोलते हैं, आपका कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं। अब मेरे को ये बताना, बच्चा, अब मेरे को यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो मुझे प्योर घी बनाना है, प्योर घी, जब मैं प्योर घी बनाऊंगा तो प्योर घी में कौन कौन सी कॉस्ट लग सकती है, कौन कौन सी कॉस्ट लग सकती है, कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती है और कौन सी कॉस्ट हमें किसी प्रोडक्ट के लिए लेना है कि नहीं लेना है, ये हमें बताएगा, टेक्निक बताएगा। कौन सी प्रोडक्ट को लेना है, कौन सी कॉस्ट को लेना है और कौन सी कॉस्ट को छोड़ देना है, कौन सी खर्चों को कंसिडर करना है फॉर दी प्रोडक्ट कॉस्ट और कौन सी खर्चों को नहीं कंसिडर करना है, दैट विल बी द कॉस्ट टेक्निक्स। टेक्निक्स हमें केवल ये बताएगा which expenses is related to product और which expenses related to cost of the product। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो हमें बताएगा, टेक्निक बताएगा। अब आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, कॉस्ट की बात करूं, तो दो तरीके से कॉस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकर्ड करता है। एक जो करता है उसका प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है और एक जो इनकर्ड करता है ना, नॉन प्रोडक्ट होता है। अब मान के चलो उसने टोटल खर्चा किया है 10 लाख रुपए, ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा किया 10 लाख। अब हमें इस 10 लाख में कौन सी खर्चे को प्रोडक्ट से लेना है रिलेटेड और कौन से नॉन प्रोडक्ट से रिलेटेड लेना है, कौन सी प्रोडक्ट से रिलेटेड है और कौन सा नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है। जितनी भी नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है कैन नेवर बी कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कैन नेवर बी कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और ये टेक्निक ही हमें बताएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट कैन बी considered as cost of the product and what kind of the expenses can never be considered as cost। लेकिन ना इन सब को करने के लिए ना हमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी टेक्निक, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें को भी हम लोग कवर करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो बिफोर कंप्यूटिंग द कॉस्ट यू हैव टू क्लासिफाई द कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ता है डिफरेंट वे में, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो कॉस्ट का मतलब होता है हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हमें ये देखना है कि सर कौन सी एक्सपेंसेस को हमें कंसीडर करना है एज ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कौन सी एक्सपेंसेस को हमें इग्नोर करना है एज ए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और जो हमें इग्नोर करना है ना वो हमारे लिए लॉस बन जाता है और वो कभी भी हमारे प्रोडक्शन या हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। क्लियर? आ जाओ, यहां पे आते हैं मेन बच्चा लोग। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, बट बिफोर क्लासिफिकेशन वापस से एक बार ऑब्जेक्टिव को समराइज कर ले। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, तो दो चीजें ध्यान रखना है हमेशा दो चीजें। एक तो हमारा होता है कॉस्ट को असर्टेन करना और साथ में बिफोर प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले अगर कॉस्ट को हम क्या करने जा रहे हैं, असर्टेन करने जा रहे हैं, तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोडक्शन करने जाते हैं ना, डिफरेंट हमारी कॉस्ट आती है, डिफरेंट हमारी खर्च आते हैं, डिफरेंट हमारे एक्सपेंसेस आते हैं।
क्योंकि हमें वही एक्सपेंसेस को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना है जो हमारे लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है और हमने अपने कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड कर दिया ना, तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा ना, तो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती है बच्चा। तो आजो, लेकिन उससे पहले ना हम लोग सारे के सारी कॉस्ट को क्लासिफाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आजो, यहाँ पे आजो, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3 के बाद आता है पॉइंट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है? दैट इज नथिंग, इट इज बाइफर्केशन। बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट। बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट। बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट, जब भी हम कॉस्ट को ना फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। कॉस्ट को क्लासिफाइड करके फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट को बाइफरकेट करके फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके फाइंड आउट करते हैं। और ये जो बाइफरकेशन प्रोसेस है, ये जो हम एलोकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, दिस विल बी ना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो होता है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, classification according to traceability। traceability, classification according to traceability। classification according to traceability, अगर हम कॉस्ट को असर्टेन करने जा रहे हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी क्या हो सकता है? ये अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से होती है। एक होता है ना सीएमए साहब लोग डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होता है ना, आपको बता दूं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। मतलब व्हेनेवर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है जुड़ाव से है, ट्रेसेबल से है, किसी भी प्रोडक्ट से कैसे हम ट्रेस करने जा रहे हैं, वो होता है ट्रेसेबिलिटी। और दो तरीके से हमारा इसका बाइफरकेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट which are purely exclusively and directly related to product। the cost which are purely, पूरी तरह से, exclusively, एकमात्र, और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट से पूरी तरह एकमात्र और डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं ना, वो कॉस्ट होते हैं हमारे। कौन सी कॉस्ट? दैट विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट। The cost which are purely, exclusively and directly related to product, किसी भी प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली रिलेटेड है, पूरी तरह से रिलेटेड है, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है, उसको हम किस नाम से बोलते हैं? दैट विल बी नोन एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। अब मेरे को ये बताना, अगर सपोज करो ना बच्चा लोग, सपोज करो, अगर हम सपोज करो अगर एक टीचर ना क्या करता है, कोई भी क्लासेस ले रहा है, ध्यान सुनना, कोई भी क्लासेस है, क्लासेस को लेने के लिए ना, आप यहाँ पे ध्यान सुनो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के लिए? एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल के बाद लेबर की रिक्वायरमेंट है, और लेबर के बाद ना अदर एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो क्लासेस ले रहे हैं, तो बताना, अगर कॉस्ट सब्जेक्ट की क्लासेस ली जा रही है, तो कॉस्ट सब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस कॉस्ट सब्जेक्ट से जो डायरेक्टली, प्योरली, एक्सक्लूसिवली एक्सपेंसेस है ना, वो बन जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। अब बताना, अगर मैं कॉस्ट की क्लासेस ले रहा हूं, तो कॉस्ट की क्लासेस के लिए हमारी मटेरियल किसकी चाहिए? कॉस्ट की ही चाहिए, पूरी तरह कॉस्ट की होनी चाहिए। तो इस मटेरियल में अगर 1000 रुपए लग रहा है,
इस मटेरियल में 1000 रुपए लग रहा है, तो दिस मटेरियल इज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम कॉस्ट की सब्जेक्ट ले रहे हैं तो कॉस्ट की सब्जेक्ट में जो हमारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए कॉस्ट का ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये कॉस्ट की स्टडी मटेरियल इज टोटली डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉस्ट सब्जेक्ट, फॉर द कॉस्ट सब्जेक्ट प्रोडक्ट। कॉस्ट सब्जेक्ट प्रोडक्ट के लिए ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल कॉस्ट जा रही है वो कौन सी कॉस्ट बन जाती है? डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये लेबर जो है ना, लेबर का मतलब टीचर आदमी, अगर ये टीचर कॉस्ट की सब्जेक्ट ले रहा है तो कॉस्ट की सब्जेक्ट में ना वो कॉस्ट ही केवल पढ़ाएगा। तो इस टीचर को जो उस सब्जेक्ट के लिए पेमेंट किया जा रहा है, सपोज करो 2000 रुपए, ये भी कॉस्ट कौन सी बन जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। यहां तक क्लियर और नॉट? अब मैं आपको बता दूं, ये जो अदर एक्सपेंसेस है ना, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि क्या किया हमने, टैब ले लिया, टैब से क्लासेस ले रहा हूं, टैब ले लिया, टैब के अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी जो एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड किया ना, वो आपका इनपुट इनकर्ड किया, मान के चलो 1 लाख रुपए। क्या इस खर्चों से, इस सॉफ्टवेयर से, इस टैबलेट से क्या केवल और केवल हम लोग कॉस्ट की ही क्लासेस लेंगे? ना पापा ना, ये 1 लाख रुपए केवल कॉस्ट के लिए नहीं खर्चा किया है। इस टैबलेट से हम कॉस्ट भी पढ़ाएंगे, इससे टैक्स भी पढ़ा सकते हैं, इससे अदर सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली, नॉट प्योरली रिलेटेड टू कॉस्ट सब्जेक्ट। ये 1 लाख रुपए पूरी तरह कॉस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए कभी भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो सर अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो पूरी तरह से एकमात्र और डायरेक्टली हमारा किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वही कॉस्ट हमारे लिए क्या बनता है? डायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन जो एक्सपेंसेस जो पूरी तरह से एकमात्र रिलेटेड टू प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ रिलेटेड टू प्रोडक्ट, बट नॉट डायरेक्टली, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, तो वो सारे के सारे कॉस्ट हमारे कौन सी कॉस्ट बोले जाएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोले जाएंगे बच्चा। तो यहाँ पे आ जाओ सीएमए साहब लोग, फटाफट क्या करेंगे सर? लिखेंगे एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और हो जाएगा हमारा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इसको बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। और आपको बता दूं पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको ना हम लोग प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। Classification according to traceability, direct cost and indirect cost. The cost which are purely exclusively indirectly related to product, किसी भी प्रोडक्ट से जो पूरी तरह एकमात्र और डायरेक्टली रिलेटेड है, उन खर्चों को हम किस नाम से बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 1, यहां पे लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट में द कॉस्ट which are related to product but not directly, but not directly, the cost which are related to product but not directly is known as indirect cost, is known as indirect cost. The cost which are related to product means cost related to product, product से related है but not directly, directly वो exclusively purely वो related नहीं है, that will be known as what?
इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको हम किस नाम से बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बच्चा लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मजे की बात बता दूं, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड। इसको हम ओवरहेड के नाम से बोलते हैं, ओवरहेड के नाम से बोलते हैं, ओवरहेड के नाम से बोलेंगे। और ओवरहेड अगर हम इनको क्लासिफाई करें ना, ओवरहेड्स को क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस अगर करें तो ये ओवरहेड होते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, और होता है बच्चा हमारे पास ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और एक होता है ना, पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मीन्स अगर ओवरहेड्स की बात करें ना, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर फंक्शनल वाइज की बात करें, फंक्शनल वाइज, ये जो होता है ना फंक्शनल वाइज है, फंक्शनल वाइज। अगर हम फंक्शनल वाइज बात करेंगे ना, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो फैक्ट्री है ना, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। इसको हम लोग वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड। इसको ना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं, ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये चारों एक ही है, हमारे ध्यान रखना है। तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, द कॉस्ट विच आर प्योरली, एक्सक्लूसिवली एंड डायरेक्टली related to product, that will be known as what? Direct cost. And the cost which are related to product but not directly, so that will be known as what? Indirect cost. And it is also known as overhead. इसको और भी हम overhead के नाम से बोलेंगे। अब मेरे को ये बताना बच्चा, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, आसानी से मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट तो मिल जाएगा, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वही हमें टेक्निक बताएगा। अब जैसे कि मान के चलो बच्चा, मान के चलो, जैसे कि अगर हम मान के चलें कि जो हमारे पास ओवरहेड है, जो हमारे पास ओवरहेड्स है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आ जाओ, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से, यहाँ पे आते हैं। सपोज करो दिस इज द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का ना जो रेंट है, इस फैक्ट्री का जो रेंट है ना, वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख फैक्ट्री का रेंट जो है ना, 10 लाख है। मेरे को ये बताना, दिस इज एक्सपेंसेस और नॉट? यस, दिस इज एक्सपेंसेस की रेंट इस फैक्ट्री का ना 10 लाख रुपए है। और मैं आपको बता दूं ना, इस फैक्ट्री में ना मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ, 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, 3 प्रोडक्ट। मतलब इस फैक्ट्री का जो रेंट है ना वो 10 लाख रुपए है, और 10 लाख रुपए में मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। मेरे को एक जवाब दे देना बच्चा, इस 10 लाख रुपए जो किराए है ना, रेंट जो है वो ए प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है, बी को बनाने से रिलेटेड है, सी से बनाने से रिलेटेड है, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है, एक्सक्लूसिव रिलेटेड है, कि क्या वो इनडायरेक्टली है। अब ये मेरे को बताना, ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये 10 लाख रुपए है जो किराया दे रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ए भी बना रहा हूं, बी भी बना रहा हूं, सी भी बना रहा हूं, तो ये 10 लाख रुपए जो हमारा इस प्रोडक्ट से ना डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं, ये टोटली हमारा क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली है। मतलब ये 10 लाख रुपए ना ए बी और सी तीनों से रिलेटेड है, बट तीनों से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है। अब मेरे को ये बताना, इस 10 लाख रुपए में से ए से कितना पोर्शन रिलेटेड है, बी से कितना पोर्शन रिलेटेड है, सी से कितना पोर्शन रिलेटेड है, क्या मैं इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कितना दिखाऊं कि करेक्ट होगा। ये जो होता है ना, दैट इज द वेरी टिपिकल टास्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट एमंग द प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाते हैं ना, तो सबसे टिपिकल टास्क होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट का, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट ना सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन ना एग्जैक्ट कितना हमारा किससे रिलेटेड है, एक्चुअल में कितना किससे रिलेटेड होना चाहिए, कितना किस प्रोडक्ट में हमारा बाइफरकेट होना चाहिए, कितना किस प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, वो हमें नहीं पता होता है। तो दैट इज द वेरी टिपिकल टास्क फॉर कंप्यूटिंग दी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। रिलेटेड टू प्रोडक्ट अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे ना, बहुत ही टिपिकल टास्क होता है, और इसके लिए स्पेशली हमारे पास ना एक चैप्टर, एक टॉपिक मिलता है, ओवरहेड्स। वो ओवरहेड्स चैप्टर ही हमें बताएगा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में हम अपनी ओवरहेड्स को, अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चैप्टर ही हमारा कौन सा बताएगा, ओवरहेड चैप्टर बताएगा। लेकिन आपको बता दूं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से। अब जैसे कि इसी में एग्जांपल मैंने आपको कराया कि बच्चे ये जो रेंट है ना, इस रेंट को हम 10 लाख पे करते हैं, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख हमारा ए से बी से सी से किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, इस 10 लाख को हम ए और बी और सी में किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। टेक्निक फॉलो करना पड़ता है किस लिए, एलोकेशन के लिए, या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर क्लासिफाई करने के लिए, या फिर चार्ज करने के लिए टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। और वही हमारे पास जो टेक्निक है ना, वो 7 टेक्निक आपको बताया, उसी टेक्निक में से कुछ ना कुछ आपको टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरे को बताना, ए को बनाने में ना, बनाने में मटेरियल जो लगता है 1 लाख रुपए, बी को लगता है 150, और सी को बनाने में लगता है 1 लाख रुपए। अब मेरे को ये बताना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्यों, क्योंकि ये जो ना कॉस्ट मटेरियल है, ए से डायरेक्टली रिलेटेड कितना है, 1 लाख रुपए, वो मैंने ले लिया। बी से कितना रिलेटेड है मैंने वो ले लिया, और सी से कितना रिलेटेड है मैंने वो ले लिया है। तो मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट में जो डायरेक्ट कॉस्ट हो ना, वो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम इजिली फाइंड आउट नहीं करते हैं। उसके लिए ही हम क्या अप्लाई करना शुरू करते हैं, टेक्निक को अप्लाई करना शुरू करते हैं बच्चा। शुरू करते हैं, आ जाओ यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल नोट करेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल, कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, compute total cost of product as per the traceability, traceability, traceability। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 5 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है
2,50,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,50,000 रुपए। इनडायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख रुपए है। इनडायरेक्ट लेबर है 1 लाख रुपए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50। लिख लो, कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज पर द ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 2,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,50,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर है हमारे पास 1 लाख और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50,000। अब ये बताना ये जो सारी की सारी कॉस्ट है ये कॉस्ट हमारा आफ्टर प्रोडक्शन है कि बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले हम उस कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये बताना अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने चाहेंगे उस प्रोडक्ट में हमें ये मटेरियल लग सकती है, ये मटेरियल लगाया जा सकता है। अब ये जो मटेरियल है इसी के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आज फाइंड आउट कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट शोइंग total cost of product, total cost of product, statement showing total cost of product। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो कितना है 5 लाख रुपए और डायरेक्ट लेबर जो है ना वो कितना है, डायरेक्ट लेबर है ना 2,50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपए और इसका अगर टोटल कर दें प्राइम कॉस्ट बन जाएगा और प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 8,50,000। सॉरी ये 1,50 था, मटेरियल है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000, ये हो जाएगा 9 लाख रुपए और इसमें हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट और इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड्स के नाम से। तो इसमें आ गया है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल है ₹2,00,000। बताना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 1 लाख रुपए है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है मेरे पास 50,000। बताना जैसे ये आया ये मिल जाता है मुझे टोटल कॉस्ट, ये हो गया 12,50,000। यहां तक नोट करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी है। whenever we ascertain the total cost of the product, such costs are divided into two parts, that will be the direct cost and indirect cost. With the help of direct cost and indirect cost, the costs are bifurcated, bifurcate किए जाएंगे किसका, किसी प्रोडक्ट का। लेकिन इस सारी की सारी जो प्रोसेस किया जा रहा है हमारा बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन करने से पहले या सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ये सारी की सारी प्रोसेस की जाएगी और फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और जब कॉस्ट हमारे पास ना मिल जाता है
तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। और जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं ना बच्चा, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस मिलता है ना, तो सेलिंग प्राइस जो मिलता है ना, तो सेलिंग प्राइस का मतलब आपको सेल्स नहीं मिला। अगर मुझे ये सेलिंग प्राइस ना मेरे को रिकवर हुआ, रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, सेलिंग प्राइस रिकवर फ्रॉम कस्टमर, अगर ये सेलिंग प्राइस मेरे को कस्टमर से मिल रहा है ना, तो इसमें दो चीजें आपको मिल रहा है। ये जो सेलिंग प्राइस हमें कस्टमर से मिल रहा है, अगर किसी कस्टमर ने मुझे सेलिंग प्राइस दिया है 15 लाख मान के चलो, तो ये 15 लाख आपका सेलिंग प्राइस जो मिल रहा है, उसमें कॉस्ट आपने रिकवर किया है, और साथ में आपने क्या रिकवर किया है, प्रॉफिट रिकवर किया है। प्रॉफिट रिकवर किया है मतलब सेलिंग प्राइस जो इंडिकेट करता है कि जो आपने कंप्यूट किया है कॉस्ट, वो आपको रिकवर हो रहा है, और जो आपका प्रॉफिट रिकवर हो रहा है वो आपका सेलिंग प्राइस है। तो मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है ना, एक्चुअली जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाएगा ना, वो हमें ये नहीं सिखाएगा कि हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी होगी, बल्कि हमें ये सिखाएगा व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कौन सी कॉस्ट हमें कस्टमर से रिकवर करना है इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के फॉर्म में हमें कौन सी कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करना है, कौन सी कॉस्ट को रिकवर करना है। अब मेरे को ये बताना, क्या ये जो कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया है, क्या किसी प्रोडक्ट को बनाने में यही कॉस्ट इनकर्ड होगी क्या? इट मे बी और मे नॉट बी। ये तो हमने क्या किया है पता है बच्चा, ये हमने क्या किया है, ये तो हमने एस्टिमेट किया है कि भाई इस प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, जब हमारे पास कस्टमर हमसे ये प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगा, तो खरीदते समय इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, और हमने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया है। जब सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड कर दिया है ना, सेलिंग प्राइस जो हमने डिसाइड कर दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस अगर कोई कस्टमर मेरे को दे रहा है ना, तो वो सेलिंग प्राइस जो है ना, वो कॉस्ट हमें दे रहा है, और साथ में मेरा प्रॉफिट भी दे रहा है। ये जो कॉस्ट हमने रिकवर किया है ना, ये जो कॉस्ट हम रिकवर कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट माई एक्चुअल कॉस्ट। actual cost, this is not my actual cost, this is not my actual cost, this is the recovered cost, recovered cost, recovered cost of the product, recovered cost of the product, मतलब हमें इस प्रोडक्ट में बनाने में इतनी कॉस्ट अगर हमें रिकवर हो रही है, तो हमारी कॉस्ट भी 12,50,000 आनी चाहिए। अगर हमने ये 12,50,000 दिखाया है, तो ये 12,50,000 ना, ये रिकवर्ड कॉस्ट है, हमें कस्टमर से जो रिकवर हुआ कॉस्ट के फॉर्म में 12,50,000 हुआ है। जब इस प्रोडक्ट को हम बनाने शुरू करेंगे ना, तो एक्चुअल कॉस्ट अगर 12,50,000 से ज्यादा आ गया, 15 लाख, अब हमने क्या किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन हो गया, और एक्चुअल में जो कॉस्ट है ना, वो 15 लाख आ गया। और जबकि हमें कस्टमर ने ना सेलिंग प्राइस की फॉर्म में जो कॉस्ट रिकवर हुआ है वो 12,50,000, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो प्रोडक्ट को बनाने में 12,50,000 लगना चाहिए था, उस प्रोडक्ट को बनाया तो 15 लाख लग गया है। तो बताना 2,50,000 मेरा क्या हो जाता है, ये अंडर रिकवरी बन जाता है, अंडर कॉस्ट बन जाता है, कि मैंने तो कॉस्ट ज्यादा लगा दिया, लेकिन मुझे प्रोडक्ट से 2.5 लाख रुपए कम मिला है। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस भी हमें कहाँ पे करनी पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें। पहले तो ऑब्जेक्टिव आपको समझना है सीएमए साहब, कि ये जो कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव है ना, टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर, जो कस्टमर से रिकवरेबल है वो कॉस्ट को हमें फाइंड आउट करना है। जो कस्टमर से रिकवरेबल है वो फाइंड आउट करना है, या वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें फाइंड आउट करना है। और जब हम प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे ना, तब एक्चुअल कॉस्ट लगेगा, तब एक्चुअल कॉस्ट लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट तब लगेगा हमें। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले कितनी कॉस्ट आ सकती है, वो हमें कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे। और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेंगे हमारे टेक्निक, डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेथड के थ्रू बताया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चा, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की बात करें, तो वेन एवर वी असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, तो such cost of the product are divided into two parts, that will be the direct cost and indirect cost. Direct cost की अगर बात करें तो the cost which are purely exclusively and directly related to product, मतलब वो cost जो पूरी तरह से एकमात्र
और हमारा डायरेक्टली जो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। बाकी अगर उस प्रोडक्ट से कोई और कॉस्ट रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली, तो वो कॉस्ट हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो एग्जांपल होता है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट कॉस्ट को ही हम लोग प्राइम कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। और इन इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम लोग एक ओवरहेड के नाम से बोलेंगे। जब ओवरहेड के नाम से बोलेंगे ना, तो ओवरहेड को भी हम फंक्शनल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर वर्क्स ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से बोलते हैं। साथ में हमारा दूसरा फंक्शन होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाता है। साथ में ऑफिस एंड एडमिन के बाद एक तीसरा हमारे पास और होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। तो मतलब ये जो ओवरहेड है ना, फंक्शनल के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिन, तीसरा होता है हमारा दैट विल बी द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां तक बताना क्लियर और नॉट क्लियर। नेक्स्ट बताना इसका क्लासिफिकेशन ना, साथ में ये क्लासिफिकेशन तो है ये, इसके अलावा सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। ये बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या है हमारा, बिहेवियर हमारा क्या है, मतलब हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर जो करते हैं ना, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अभी तो हम लोग ने ट्रेसिबिलिटी किया था। ट्रेसिबिलिटी जो था ना वो दो पार्ट में होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। भी बिहेवियर आ गया। बिहेवियर का मतलब होता है प्रोडक्शन वाइज, जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन यूनिट पे डिपेंड है, प्रोडक्शन यूनिट के बिहेवियर पे डिपेंड है और बिहेवियर पे नहीं डिपेंड है, वो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर किया जाता है। और आपको बता दूं सीएमए साहब, इनमें तीन तरह की कॉस्ट आपको डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, वर्ड रख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, और एक होता है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे पे कवर करेंगे, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आज पे हम यहीं पे ओवर करते हैं। बट बिफोर कंप्लीटिंग या एंड ऑफ द क्लासेस, सबसे पहले फटाफट एक बार कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ने सीखा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, आर्टिकल्स और थिंग्स। लेकिन अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एक्सपेंसेस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सीएमए साहब, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द cost accounting. Cost accounting is nothing, cost, objective of the cost accounting, objective of the cost accounting, objective of the cost accounting. Objective cost accounting हो जाता है to ascertain the total cost, to ascertain the profit, to ascertain the selling price and to control the cost and to reduce the cost of the product. नेक्स्ट आता है सर, ये जो हमारे पास है ना, ये सारे के सारे जो कॉस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर प्रोडक्शन या बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर प्रोडक्शन किया जाएगा। जब बिफोर प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर हम किसी प्रोडक्ट का डिफाइन कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि हमें कौन सी कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करना है और कौन सी कॉस्ट रिकवर नहीं करना है। नेक्स्ट आता है बच्चा लोग कॉस्टिंग। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज नथिंग, इट इज ए टेक्निक टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक को ही हम लोग कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं। और अंडर द कॉस्टिंग देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, दैट विल बी द डायरेक्ट कॉस्टिंग, दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, और साथ में हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये जो हमारे पास टेक्निक है या ना, टेक्निक केवल और केवल ये बताएगा कि सर हाउ टू कंप्यूट एंड व्हाट टेक्निक इज द बेटर फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक बेटर होता है, दैट इज द टेक्निक
आपको बताएगा। इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इज बाइफरकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। अगर बाइफरकेशन की बात आती है तो सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। अगर ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो देयर आर टू थिंग्स, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा कौन सा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट हो जाता है जो डायरेक्टली एंड प्योरली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से जो पूरी तरह से एकमात्र उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट तो है बट नॉट डायरेक्टली, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, बट रिलेटेड टू प्रोडक्ट से रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली, दैट विल बी नोन एज व्हाट इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि हमने बताया कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का कोई किराया मैं पे करने जा रहा हूँ 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एक ही फैक्ट्री में हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो 10 लाख रुपए तो हमारा एक से ज्यादा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो रेंट है ना, ये जो रेंट है हमारा, ये ऑलवेज भी इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जाने जाएंगे। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, इसको हम लोग ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं। और साथ में अगर हम ओवरहेड की बात करें तो फंक्शनल वाइज इसको तीन पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड। और साथ में और भी बता दूं आपको, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और एक हो जाता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बच्चा लोग, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी थी। और इसके बाद क्लासिफिकेशन हमारा आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट विल बी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, जिसको हम लोग कवर करेंगे बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। और नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट सेकंड क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू